प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा मैथमेटिक्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया 2025 में वो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। समझे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसका सेट ए है ये, तो भले आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है। समझे? तो आप मिला लें। आज चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देखें एक एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपने कौन सा आंसर वहाँ क्लिक किए हैं। समझे? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? आप जानते हैं शांत कब होती है? जानते हैं ना शांत कब होता है? यदि नीचे में क्या हो, या तो सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब क्या होता है? शांत होता है। लेकिन हम पहले बताए थे कि आपको क्या करना है। जैसे अंश यहाँ 15 है और हर यहाँ दिख रहा है ना आपको, हर यहाँ पे देखिए। तो पहले आप काट लीजिए, उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए 15 है, 15 2 को लिखिएगा ना, 2 गुना 2। फिर यहाँ पे 5 के पावर 3 है, तो 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए 5 या 15। अब देखिए कटने वाला है, नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए नीचे में क्या दिख रहा है आपको, हर में 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 है ना। तो या तो सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो क्या होता है? शांत होता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, कटने वाला तो है नहीं। यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर है, तो 5 के अतिरिक्त यहाँ पे 7 आ गया ना, तो यह शांत हो गया। फिर यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर क्या है? 3 का स्क्वायर, 3 गुना तो है, 3 गुना 3 है। यहाँ पे 3 गुना क्या है? 3 है ना। हर में 3 गुना 3, तो ये भी क्या होगा? शांत होगा। और ये भी आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? एक का हो जाएगा डी। एक का क्या होगा? डी होगा। ध्यान रखिए, एक का क्या होगा? डी होगा। एक का डी। यहाँ पर देखिए 2 का कहता है इतना के पी वट्टा 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। तो कि कौन सा रूप होगा इसमें? देखिए तो कितना यहाँ पे पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, कुछ सॉल्व भी कर देते हैं। 0.505 है ना। क्या लिखोगे इसे? 505 बट्टा में क्या होगा? 1000 होगा ना। 5 से लगाइए तो यहाँ 101 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 200 आएगा ना। क्योंकि देखिए हर जगह 101 101 लिखा हुआ है। तोड़ लिए पहले। अब यहाँ 200 है, 200 गुणनखंड कर लो। गुणनखंड कीजिए, क्या आएगा? 100 आएगा। फिर 2 से लगाइएगा 50, फिर 2 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाओ तो 5 गुना 5। अब देखिए तो यहाँ लिखिएगा आप 101। अब बट्टा में देखिए ये जो 200 है इसका गुणनखंड किया ना, तो कितना 2 है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। समझे? तो ऑप्शन नंबर आपका डी ये सही है। ये बच्चा जो लगाया सही लगाया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी का मान 4 दिया है, क्यू का मान कितना है? 5 है, और आर का मान 1 है, तो ए का मान क्या होगा? कितना आसान है। देखिए बी का स्थान पे कितना रखिएगा? 4 रखिए, क्यू के स्थान पे 5 रखिए, और आर का स्थान पे 1 रखेंगे। 5 का 20, 1 21। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? सही है ना। फिर देखिए इतना का शून्यक पूछ रहा है, कितना आसान है शून्यक निकालना, जानते हैं आप। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसका भी। शून्यक निकालना देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 है ना। तो आप जानते ही हैं कितना होगा? 2x स्क्वायर आप जानते हैं ना। जोड़ने या घटाने से कितना चाहिए आपको? -4 चाहिए। और गुणा करने से 6 दूना, देखिए अचर पद -6 है यहाँ पे, तो 6 दूना 12, कितना चाहिए? -12 आना चाहिए। तो 12 का गुणनखंड कीजिएगा। 12 का गुणनखंड करो, क्या आएगा? 12 का गुणनखंड करेंगे तो या 2 गुना 6 लिखिएगा, या 4 गुना 3 लिखिएगा ना, यही आएगा। देखिए या 12 गुना 1 आएगा। यहाँ पर देखो, आप जानते हैं, छोड़िए सब क्लास में पढ़ाया जाता है इसे। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पे -4x चाहिए तो इस 6 को किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, और 2 को प्लस में लेंगे। लीजिएगा ना, लिखिए -6x और प्लस 2x -6 है। देखिए अब यहाँ पर देखो बाबू, तो 2x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा?
एक्स बचेगा, 2 तिया 6 हो गया। फिर यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, एक्स बचेगा 2 तिया 6। देखिए तो एक्स माइनस 3 यहाँ भी एक्स माइनस 3 इंटू क्या होगा 2x प्लस 2 हो जाएगा, होगा ना। लिखिएगा जब या यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x वन कितना आ गया 3 आ गया। फिर देखिए जब 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना लीजिएगा 0 तो 2x इक्वल टू कितना आएगा -2, तो x बराबर -2/2 कितना कट गया 2 कैंसिल हो गया, यानी -1 आ गया। तो शून्य का आपका क्या होगा यहाँ पे -1 होगा और एक शून्य 3 होगा, तो -1 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए बहुपद इतना का घात पूछा है, बहुपद इतना और गुणा इतना है ना, इसमें क्या परेशान होना, उतना गुणा करना। देखिए अगर इसका फर्स्ट टर्म एक्स क्यू है और इसका एक्स स्क्वायर है, गुणा गुणा करेंगे ना तो एक्स के पावर 5 होगा। फिर देखिए अब इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस एक्स का पावर 4 होगा, ठीक है। फिर इसको इससे गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 2x होगा। मतलब इसके अलावा फिर गुणा करते जाइएगा ना तो पावर अब घटता ही चला जाएगा, अधिकतम पावर इसको कितना आएगा 5 आएगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। काफी टाइम लगेगी ज़्यादा ही करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ x का जो पावर है धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना। चलिए यहाँ पर देखिए तो ये बहुपद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x तो ही है 4, ये x जो है ना x, तो अगर ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, तो नेगेटिव संख्या आ गया ना, नेगेटिव पूर्णांक, जो कि बहुपद नहीं हो सकता है। अगर x का पावर अक्षर का पावर, समझे, अक्षर का पावर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, इसलिए डी नहीं है, सही आंसर है। फिर है देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद की शून्यक 2 एवं -2 है। ये भी काफी सिंपल है, कहिए कैसे सिंपल है। देखिए तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर आप ऐसे बना सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यक 2 है और फिर क्या लिखिएगा -2 इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल 2 गुना क्या होगा -2 होगा ना। तो x² माइनस, देखिए बाबू तो यहाँ पर x², आप यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस 2 में 2 गया 0 बचेगा, तो 0 गुना एक्स क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा ना, और 0 इंटू एक्स अब प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, x² कैंसिल हो गया तो -4, x² -4, ये आंसर सही है आपका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए, यदि बहुपद t² प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, पढ़ाए हैं अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है, पढ़े हैं ना। माइनस b की जगह कितना है 7 है, 7 होगा, और एक स्थान पे क्या है, यानी इसका गुणांक t² गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है ना, तो बाय 1, तो -7/1 यानी -7 होगा, -7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, sin 30 और प्लस cos 30 डिग्री है ना, और माइनस sin 60 प्लस cos 60 डिग्री है। इसका मान क्या, इसका मान तो 0 होगा, 0 ऑप्शन इसका जी बी होगा, समझे। चलिए सॉल्व करके दिखा देते कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते, रुकिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, sin 30 डिग्री और प्लस cos 30 डिग्री है ना, और फिर माइनस क्या है sin 60 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री है बाबू, इतना ही है ना। चलिए तो क्या करते हैं इसमें, देखिए किसी एक को चेंज, या तो इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसी को चेंज करते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर प्लस इसे आप क्या लिखोगे cos 90 माइनस 60 लिखिएगा ना। अरे 90 में 60 के कितना बचेगा 30 बचेगा, और फिर माइनस sin 60 डिग्री और प्लस
cos 60 डिग्री, इसे ऐसे रखिए। ठीक है, अब देखिए आप पढ़े sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos क्या हो गया 60 हो जाएगा। फिर देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ भी sin क्या होगा 60 हो जाएगा। फिर माइनस इधर क्या है sin 60 लिख लीजिए, माइनस प्लस माइनस क्या होगा cos 60 होगा। अब बताइए sin 60 कैंसिल, cos 60 कैंसिल, क्या बच गया 0 बच गया, बचा ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, समझे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख लीजिए। फिर 10 का देखिए, यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 4 हो तो k का मान क्या होगा। अरे मेरे भाई इसका एक शून्यक माइनस 4 है, तो जहाँ x है वहाँ माइनस 4 रख दो, k का मान निकल जाएगा। देखिए लिखिएगा आप, यहाँ सॉल्व करते हैं, k माइनस 1 और x का स्थान पर कितना रखिएगा -4 लिख दिए, प्लस के एक्स के बदले -4 लिखें, अब +1 शून्य का है तो इस सभी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दिए। अब देखो कितना होगा k माइनस 1 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -4 के +1 इक्वल टू 0। देखिए तोड़ लीजिए इसे, 16 के -16 -4 के +1 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए 16 में से 4 के कितना बचेगा 12 के बचेगा ना, और देखिए 16 में घटा लीजिए कितना, एक घटाओगे मतलब एक में 16 घटाएंगे तो -15 बचेगा इक्वल टू 0। तो 12 के इक्वल टू कितना होगा 15 होगा ना, तो के बराबर क्या होगा 15/12। देखिए 3 चौका 12 3 पंचे 15, के का मान कितना, तो इसका जो मान आ जाएगा 5/4, के का मान कितना आया 5/4 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा सही लगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, ये बी वाला, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है, किसका शून्यक है। अरे यार तो देखो एक्स के जहाँ एक्स दिखता है ना वहाँ 3 लेकर के देखिए, अगर इसका मान 0 आ जाए, फिर -10 लेकर के देखो जिसका मान 0 आ जाए, या तो ऐसे कर लीजिए गुणनखंड कर लीजिए, काफ़ी आसान तरीका है। चलिए गुणनखंड से दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 7x - 3 है ना। चलिए तो गुणनखंड कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 30 का गुणनखंड करेंगे तो 10 × 30 होता है ना, तो लिखिए 10x -3x -3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वो x कॉमन लेते हैं तो x + 10 बचेगा, यहाँ पे -3 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 × 30 होता है तो इतना आ जाएगा, तो x + 10 इधर आ जाएगा x - 3 ये बचेगा। अब देखिए जब लिखिएगा, जब आपको शून्यक निकालना है ना, तो जब x + 10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा -10 आएगा, और फिर लिखोगे जब x - 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो -10 और 3, -10 और 3 कहाँ दिख रहा है आपको, अच्छा ये तो क्या कहते हैं, हम इसको सॉल्व किए तो इसका शून्य क्या आ गया इतना, 3 और -10, 3 और -10, ठीक है, 3 है और -10 है, इसी का क्या है, ये इसी बहुपद का शून्यक है, और इस शून्यक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। हम सोचे कि हमको शून्यक निकाला है, ठीक है ना, लेकिन आपको शून्यक के माध्यम से बहुपद ज्ञात करना है, तो ऐसे इसका हम शून्यक निकालें तो यही आ गया 3 और -10, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, या आप इसके मदद से डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर, देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो शून्य क्या है 3 है ना, 3 लिखिए और फिर प्लस -10 देंगे, इंटू x होता है और प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो 3 × -10 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 3 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, -7 बचेगा ना, इंटू एक्स प्लस माइनस क्या होगा -10 × 30, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 7x -30 हो गया, ये आपका क्या हो गया बहुपद हो गया, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 12 का देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना 3 और गुणनफल कितना -2 है, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यहाँ देखो शून्यकों का योगफल दे दिया यहाँ पे, अभी पढ़ा है आपको। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है,
द्विघात बहुपद बराबर होती है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है यहाँ पे 3 है ना, तो 3 इंटू क्या होगा एक्स होता है ना। द्विघात बहुपद लिख देते हैं, हटाइए यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग कितना दिया यहाँ पे देखिए 3 है ना, 3 इंटू एक्स हो जाएगा और गुणनफल कितना दिया बाबू -2 है, तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस -2, तो एक्स स्क्वायर -3x और -2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझे, चलिए सही है 12 का। अब 13 का देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि पी एक्स इक्वल टू इतना को क्यू एक्स इन इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात पूछ रहा है। देखिए तो इसका पहला पद क्या एक्स के पावर 4 है, इसका पहला पद एक्स है, एक्स के पावर 4 में हम एक्स से भागा देंगे तो एक्स क्यों बचेगा ना, तो भागफल जो आएगा उसका अधिकतम घात कितना होगा यहाँ पे 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, उतना भागा दीजिएगा तो काफी टाइम निकल जाती है। समझे, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। चलिए कितने हल होंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पे a1 कितना है, a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा यहाँ पे 2 और c1 हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a2 कितना है यहाँ पे 3, b2 6 और c2 9 निकालिए। अब a1/a2 कीजिएगा, a1/a2 कीजिएगा ना, जानते हैं पढ़े हैं आप लोग a1/a2, a1 कितना बाबू 1 है, a2 कितना आपका 3 है, फिर क्या निकालोगे b1/b2, b1 कितना है 2 है और b2 कितना है 6 है, 2 3 6 1/3 आ गया। फिर निकालिएगा c1/c2, कितना है c1 3 है, c2 कितना है 9, 3 1 3 3 3 9, तो तीनों आपस में क्या है यहाँ पर देखिए बराबर है ना, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होती है बताइए, अनगिनत हल क्या होता है, अनगिनत हल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। समझे, 15 का देखिए, दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी। जब यहाँ देखिए यहाँ पर कहता है 15 का ग्राफ क्या होगा, दो समीकरण का ग्राफ क्या होगा बाबू, दो समीकरण का ग्राफ क्या होगा। यहाँ पर देखिए दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यानी ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ अगर ग्राफ इसी मान लीजिए कि आपका एक्स डैश है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, कहते इसका ग्राफ क्या है समांतर, ग्राफ क्या है इसका समांतर है। तो ऐसी स्थिति में समझे इसका न एक हल होगा न दो हल होगा न अनगिनती होगा। समझे, अनगिनत है, ये भी नहीं होगा, इसका इनमें से कोई नहीं। मतलब जब दो रेखिक समीकरणों का ग्राफ समांतर होती है ना, क्या होती है समांतर, उसका कोई हल नहीं होता, तो इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए रेखिक समीकरण युग्म इतना और इतना दिया है ना, इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा संगत असंगत आश्रित, इनमें से कोई नहीं। चलिए जांच करते हैं। यहाँ पर देखो a1 कितना है, यहाँ पे a1 यहाँ पे 5 है, b1 -4 है और c1 8 है ना। यहाँ पर देखिए a2 7 है ना और b2 6 है और c2 -9 है। निकालिए a1/a2 निकालते हैं, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7, 5/7 आ गया। देखिए b1/b2 निकालेंगे तो -4 बटा कितना आएगा 6, 2 दूना 4 2 तिया 6 -2/3। तो बाबू यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या है b1/b2, ये दोनों आपस में बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अद्वितीय होता, अद्वितीय होगा तो ये क्या हो जाएगा संगत, क्या होगा ये संगत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो इतना का मान क्या होगा, है ना।
चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, समझे। अब प्लस 2 गुना क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है ना। चलिए अब यहाँ पर बाबू देखो, तो आप यहाँ पर पहले क्या करो, ये जो बहुपद दिया है ना, यहाँ ए कितना है 3, बी कितना है -5, सी कितना है 2, है ना। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपका काम क्या है, आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी कितना है -5 है, ए कितना आपका 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 5/3 हो गया ना अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा गुने बीटा क्या होगा सी बाई ए, तो सी कितना है 2, ए कितना है आपका 3 है, तो 2/3 आ गया। अब देखिए तो आपको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए ना। चलिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये जो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा गुने बीटा, समझे, ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिला 5/3, तो 5/3 का क्या कीजिएगा स्क्वायर, अल्फा गुने बीटा कितना है आप 2/3, 25 25, 3 3 9, 2 2 4/3 होगा। चलिए इसका भी घटाव कर लेते हैं, 9 3 कैल्शियम 9 होगा, 25 रहेगा, 3 3 9 3, 4 3 12, 25 में से 12 गया कितना 13/9, 13/9 ऑप्शन में 9 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, समझे 13/9 हो जाएगा। फिर चलिए 18 को सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना है ना 2x स्क्वायर -7x -p इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा। तो आप क्या करो बाबू, जहाँ x दिखता है वहाँ 2 रखिए, 2 x का स्थान 2 रखो, 7 गुना 2 -p इक्वल टू 0, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 7 दूना 14 -p इक्वल टू 0। देखिए 8 में से 14 घटाएंगे तो -6 -p इक्वल टू 0 होगा ना। अब देखो यार इसको इधर ले जाते हैं p को, तो प्लस में आ जाएगा ना, तो p का मान कितना -6 आ गया। अब तो p का मान चाहिए तो -6, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर है। अब देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -3/2 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। दूसरा मूल पूछ रहा है आपसे, एक मूल दे चुका है तो दूसरा मूल क्या होगा बताइए। तो आप पढ़े हैं ना अल्फा गुना बीटा इक्वल टू क्या होता है CY होता है ना। चलिए अल्फा गुना बीटा इक्वल टू CY होता है, तो अल्फा गुना बीटा ये मूल ही है ना, तो एक मूल -3/2 लेते हैं, मान लेते हैं अल्फा 3/2 है तो बीटा निकालना है। सी ये नेचर पद कितना -6 दिया है, ए होता है x स्क्वायर गुणांक 2 है ना, तो 2 तिया 6। यहाँ देखिए बीटा इक्वल टू क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर, जाएगा ना ऊपर, देखिए 3 दूना 6 और बट्टा में आएगा -3, कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, 3 बीटा का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया, इसका ये मूल हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा 20, सही आंसर है। अब देखिए 20 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करो b² -4ac निकालिए। देखिए तो b कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 a कितना है 2, 80 कितना बाबू 3 है, 6 के 36 और 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो घटाइएगा कितना बचेगा 12 आएगा। तो 12 क्या है 0 से बड़ा है ना, 12 ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे आपका जो विवेचक है b² -4 से 0 से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा मूल आपका वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या होगा वास्तविक और असमान होगा। ये बच्चा जो लगाया गलत लगा दिया, ठीक है ना, वास्तविक और असमान होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान होगा। अभी पढ़ा है तुरंत पढ़े हम लोग, वास्तविक और समान कब होता है जब आपका b² -4ac 0 के बराबर होता है। तो b की जगह -6 तो -6 लिखिए, -6 का स्क्वायर, -4 a की जगह कितना है k है तो k लिखो, और c की जगह बाबू कितना है यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, तो 6 के 36, ध्यान दीजिएगा -4k इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे तो 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, तो k इक्वल टू क्या होगा 36/9, 9 चौका 36, 9 चौका नीचे 4 आएगा ना, 4 9 36,
तो k का मान कितना, यदि 9 लेते हैं तो इस द्विघात समीकरण मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है ना। यदि द्विघात बहुपद यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px के गुणनखंड है। देखिए एक शून्यक यानी x इक्वल टू 2 शून्यक दे चुका है, तो इसका गुणनखंड होगा ना px का। इसको इधर ले आओ, x माइनस 2 क्या होगा, px का, समझे, गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड होगा, समझे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा गुने बीटा का मान, कितना आसान है यार, अल्फा गुने बीटा इक्वल टू पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, सी वाई ए होता है ना। लेकिन यहाँ सी की जगह देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही द्विघात होता है। तो सी के स्थान पे क्या है, यहाँ पे बी है ना, तो लिखोगे बी, और ए का स्थान पे क्या है यहाँ पे सी, तो क्या होगा बी बट्टा सी होगा। बी बट्टा सी कहीं दिख रहा है क्या, बी बट्टा सी ऑप्शन नंबर सी में है ना, ये आपका ऑप्शन हो गया ये, ठीक है, ये सही आंसर है तो इसका। इसमें निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, बताइए द्विघात समीकरण कौन है। चलिए तोड़ के देखिए इसको गुणा कीजिए, देखिए हम खटखट बताते हैं आपको। इसको गुणा कीजिएगा ना तो x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पे इसको तोड़िएगा, ठीक है ना, तोड़िएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, यानी एक्स का स्क्वायर होगा ना, प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ये द्विघात है क्योंकि कटने वाला है नहीं है, तो द्विघात यही है, बी नंबर क्या है आपका द्विघात है, ठीक है। बाकी ये सब द्विघात नहीं होगा, आप तोड़ करके चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा आपका आंसर। चलिए इधर देखिए 25 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे था है, यहाँ नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी नहीं है, सॉरी ये तो है क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ये है। फिर देखिए ये भी है, क्यों है बताते हैं। इसको जब तोड़िएगा ना तो यहाँ पे एक्स क्यू आएगा, तो ये एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म उड़ा जाएगा, इससे तो द्विघात है ये। यहाँ कहता है कौन नहीं है, यहाँ पर देखिए इसको तोड़िएगा, समझे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर टर्म है, ये में तोड़िएगा ना, तोड़ के चेक कर लीजिएगा, ये भी आपका द्विघात है। ये वाला टर्म आपका द्विघात नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा देखिए, आप तोड़ के देख सकते हैं। इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला जानते हैं, तो ए स्क्वायर होता है तो रूट टू एक्स बाहर है, इसका स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 2a और b प्लस b का स्क्वायर, इधर 2x स्क्वायर प्लस 5 है। देखिए रूट 2 का स्क्वायर है, 2 4 2 होता है, x का स्क्वायर हो गया 2 रूट x 2 रूट 2 इंटू एक्स, 3 तिया 9, 2x स्क्वायर और प्लस 5। देखिए बाबू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो द्विघात है क्या, नहीं ना है, एक घातीय बहुपद हो गया, ये हो गया ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा, समझे। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालना है, चलिए डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना -7 है, -7 का स्क्वायर -4, ये कितना 2 है, 80 कितना है 6 है, 7 7 49 होगा, और 4 दूना 8 6 48, कितना आ गया 1, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन बिंदु x इक्वल टू 2 के लेखा चित्र पर है, x इक्वल टू 2 के लेखा चित्र पर है, यानी x2 होगा, y क्या होगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि इतना 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 समांतर श्रेणी में तो p का मान क्या है, समांतर श्रेणी में है मेरे भाई, तो लगातार मान लो ये a1 है, ये टर्म पूरा a2 है, ये a3 है ना, तो समांतर श्रेणी में तो लगातार दो पदों का अंतर क्या होती है, बराबर होती है, तो a2 माइनस a1, ध्यान दीजिएगा a2 माइनस a1 बराबर क्या होगा, देखो a3 माइनस a2, a2 कितना है 2p प्लस 1, और माइनस a1 कितना है p प्लस 1 है ना, फिर बराबर a3 कितना है, a3 आपका है 4p और माइनस 1 है ना, और a2 कितना है, चलो इसको इधर करते हैं, कचरा उड़ा, यहाँ कर दे सॉल्व, चलिए यहाँ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ई एपी में है ना, एपी में दिया है, तो लगातार दो पद का अंतर बराबर होगा,
तो A2 में से 1 घटाते थे 2p प्लस 1 और माइनस p प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 4p माइनस 1 में से घटाइए, किसको घटाइएगा 2p और प्लस 1 को घटाइए, ठीक है ना। तो 2p प्लस 1 देखिए माइनस p हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1। अब यहाँ देखो 4p और माइनस 1 है, यहाँ कितना माइनस 2p है, प्लस माइनस माइनस 1 हो गया। और देखिए 2p में से p जाएगा, कितना बचेगा 1p बचेगा, ये एक और एक कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए यहाँ कितना बचेगा 4p में से 2p गया तो 2p बचेगा और माइनस 1 माइनस 2 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए ये 2p को इधर लाते हैं, कितना p और माइनस 2p इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा माइनस p इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस कैंसिल, p का मान कितना आ गया 2। तो p का मान कितना होगा यहाँ पे बाबू 2 हो जाएगा ना, p का मान क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है समांतर श्रेणी इतना के सार बनता। अरे बाबा कितना इजी क्वेश्चन पूछा। देखिए तो 5 माइनस 1 कर लो, कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब देखिए लिखा है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है, इसका कौन सा पद 38 है, समझे। चलिए मान लीजिए इसका एनवा पद क्या 38 है ना, एनवा पद क्या है इसका 38 है। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 38 ये कितना हो जाएगा 5, एन पता नहीं माइनस 1 डी 8 में से 5 गया 3, इसको इधर लाइएगा घटाइएगा तो कितना 38 में से 5 गया 33 बचेगा ना, एन माइनस 1 3 इसके नीचे लिख लेते हैं 11 3 33 इधर आएगा तो एन का मान कितना होगा 11 और 1 यानी 12वां। इसका 12वां पद क्या होगा 38 हो जाएगा, ठीक है। 33 का हो गया। व्यक्ति का देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11, पाँचवा पद कितना दिया है ये 5 जो है ना 11, तो क्या लिखोगे ए प्लस 4d 11 दे दिया है और सार अंतर कितना 2 है, तो इसका प्रथम पद ए प्लस डी की जगह लिखिएगा 2 11 ए 4 दूना 8 11 में 60 कितना आ गया 3, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो इसका प्रथम पद क्या होगा सी होगा, ये 3, ठीक है। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग इतना दे चुका है, इसका छठा पद आपको एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा ना, टी एन इक्वल टू क्या होता है एस एन माइनस 1 होता है, पढ़े है ना। तो छठा पद चाहिए T6 चाहिए, तो S6 माइनस 1 बाबू। अब देखो S6 और यहाँ पर जो है ना n पदों वाली समांतर श्रेणी का योग यानी SN दे चुका है, ये SN है, ये SN कितना दिया है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 दिया है। देखो S6 चाहिए तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ n तो यहाँ n का स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6 अब प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ देखो ये 6 में से 1 गया 5 बचन, यहाँ लिखिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 अब प्लस 1, 6 के 36 6 दूना 12 प्लस 1 25 25 5 दूना 10 और प्लस 1, देखिए जुड़िए कितना आएगा ये 6 2 8 1 9 3 1 4 49 माइनस 25 10 35 1 36 कितना बचेगा 13। कहते हैं n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग इतना है, तो इसका छठा पद क्या होगा, छठा पद कहीं 13 दिखता नहीं, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, कौन समांतर श्रेणी में। देखो 7 में से गया कितना बचेगा 6, 9 में से 7 गया 2, तो ये तो नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए एक्स क्यू माइनस, यहाँ पर देखो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये x के पावर 4 माइनस एक्स क्यू बराबर नहीं होगा, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ देखो 2x में से x घटाओ x बचेगा, 3x में से 2x घटाओ x बचेगा, 4x में से 3x घटाओ x बचेगा, तो ये समांतर श्रेणी में सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो है यहाँ पर देखो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 3 है यही है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2 यही है। आप यहाँ पर देखो अरे ये 3 नहीं तो यही ना होगा यार, इससे आप देख सकते हैं करके 2 दूना 4
4 का स्क्वायर 16 आ जाता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 16 में से 4 गया कितना 12 बचेगा, और 36 में 16 कितना बचेगा 20। इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 35 का कहता है समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। 20 पदों का योग निकाल लीजिए, क्या होगा बताइए। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े है ना। तो 20 पदों का तो 20/2 लिखिएगा। ये कितना हो जाएगा, पहला पद 1 है, 20 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, 4 में से गया 3, तो 10 2 का 2 प्लस 20 में से गया 19 और गुना 3 होगा 10। देखिए 19 19 57 और 2 कितना होता है 59, गुना कीजिएगा 590 हो जाएगा, 590 ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा। किसका मान 1 के बराबर होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए किसका मान 1 के बराबर होगा, जल्दी बोलो। देखिए बाबू, अब साइन स्क्वायर 60 है प्लस कॉस 60 है, कोई फायदा नहीं सॉल्व करने से। यहाँ पे देखो साइन 90 है गुना कॉस 90 है, ये 1 होता है, 1 गुना 0 यानी 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। साइन स्क्वायर 60 ये भी नहीं हो पाएगा, आप तुर के देख लो। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, कैसे होगा, यहाँ देखो साइन 45 मान होता है 1/√2 और गुना कॉस 45 को 1/√2, तो ये √2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, अरे जाएगा नहीं यार, 1/√2 है और ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2/1 तो कैंसिल हो गया, कितना आया 1 आ गया। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर होगा, ये है ना, यहाँ पर कितना है कॉस स्क्वायर है। अच्छा आप पढ़े हैं ना एक सर्वसमीका, क्या पढ़े हैं आप, पढ़े हैं याद कीजिए, कॉस नहीं, आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना, पढ़ चुके हैं आप। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 है, ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब बताओ यार इसके मतलब ये लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए है, इसके बदला हम लिखो सेक स्क्वायर ए होगा ना, और ये दोनों गुना कीजिए, मतलब कॉस का उल्टा होता है ना सेक, इसे आप लिख सकते हो ना इस तरह कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले क्या लिखोगे 1/, सेक को लिख सकते हैं 1/, कॉस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल हो गए, मान कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, अब क्या है, कॉस 60 का मान पूछा दिया, सिंपल है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका। अब इसका मान पूछ रहा है, बताइए साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, टेन 45 मान 1 होता है 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 - 1 इन इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, समझे। साइन 90 माइनस से क्या होता है कॉस एक बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 का देखो, अल्फा और बीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, कितना सिंपल, कॉस अल्फा का मान भी लीजिएगा 60 और बीटा का मान भी 60, तो कॉस 60 माइनस 60 0 हो गया। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का मान, थीटा 45 भाई, साइन 45 और प्लस कॉस 45 का मान चाहिए। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2। अब देखो √2 कैल्सियम √2 हो गया, 1 + 1 2 हो जाएगा। इस 2 को लिखिएगा, इस 2 को √2 गुना √2 और नीचे √2 है, तो √2 कैंसिल आ गया, कितना आ गया √2, ऑप्शन नंबर बी होगा, समझे। 44 का देखो, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री है तो इतना का मान पूछ रहा है आपसे, ये तो अब चाहिए था भाई मान ही पुट कर दो, ठीक है, या वैसे निकाल लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 10 और एक बदले 30 डिग्री लेंगे बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री होगा ना, और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। 1 माइनस देखिए 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो गुना कीजिएगा 2/√3 और यहाँ पर तो 1 होगा और 3 3 और 9 का 3 हो जाएगा, 2/√3 3 का 3 और में से गया 2/,
2/3 हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, √3 अगर नीचे, इसको तोड़िएगा, 3 को लिख सकते हैं ना आप, √3 गुना √3 और बट्टा में √3 कैंसिल, √3 आया √3। चलिए यहाँ a का मान जो है ना 30 फुट की, तो इसका मान कितना आ गया √3, कितना आ गया √3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बाबू यहाँ पर देखो √3 आया ना √3। अब यहाँ पर देखो tan 60 का मान कितना, तो √3 होता है, कितना होता है √3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 45 का देखते हैं। क्वेश्चन 45 क्या है, tan 60 = 12/5 है, तो sin 60 का मान ज्ञात करें। अब पढ़े लंब बट्टा आधार, ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया आधार हो गया ना आधार। देखिए तो 12/5 है ना, तो कर्ण निकालोगे, कर्ण कितना निकलेगा, कर्ण आपका 13 आ जाएगा, आप निकाल के चेक कर लेना। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। और पाइथागोरस जानते हैं ना यार, h = क्या होता है b² + p² होता है। b कितना है आपका, b है 5 का स्क्वायर और p है 12 का स्क्वायर। तो 25 25 144 हो गया। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 नहीं होता है ना 13। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान, साइन थीटा = क्या होता है p/h। p कितना है आपका, p यानी लंब, लंब यहाँ पे 12 है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 कहाँ ऑप्शन में देखिए 12/13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। 46 का देखिए, 46 का क्या है, cos 59/sin 31। हम बताएं ये सब, देखिए देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, और कॉस 90 माइनस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, दोनों को जोड़ लें, 9 1 10, 5 1 6 और 3 9 90 हो जाता है, तो इसका मान 1 होगा, आप देख लीजिएगा तोड़ फाड़ के। ठीक है, इसका भी मान कितना होगा 1 होगा, तो 1 गुना 1 कितना आ जाएगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, tan 25 गुना tan 65 = sin a हो तो a का मान क्या होगा। अब देखिए tan 25 गुना tan, यहाँ भी देखो, यहाँ पर देखिए दोनों का अनुपात सेम है ना, tan यहाँ भी है, त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है। और तब जाके यदि दोनों का योग 90 हो, कितना हो 90, तो इसका भी मान 1 होगा, कितना होगा मान 1। अरे इसे तरीका है, ऐसे अब कीजिएगा तो देखिए इसे आप लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस क्या लिखोगे 25 लिखोगे, और tan 90 - 25 = होगा cot 25, और tan 25 गुना cot 25 कितना होता है 1 होता है। चलिए ऐसे कर लीजिए, tan 25 इंटू क्या tan 65, आप जैसे समझे = sin a है ना। आप यहाँ पर देखिए tan 25 है, इसे लिख सकते tan 90 माइनस कितना 25 लिखिएगा, 90 में से 25 घटाएंगे तब ना 65 मिलेगा, = sin a है। तो tan 25 और देखिए tan 90 - 25 क्या होगा, tan 90 - 25 हो जाएगा cot 25 = sin a। अब देखो जब थीटा सेम होता है, थीटा सेम है ना दोनों का, तो tan थीटा गुने cot थीटा का मान 1 होता है। ठीक है ना, तो tan 25 गुना cot 25 मान 1 हो जाएगा, 1 = कितना होगा sin a। और 1 की साइन में कितना का मान 1 होता है, तो sin 90 का मान कितना होता है 1, तो sin 90 = sin a हो जाएगा। अब बताओ एक स्थान पर कितना है 90 है यहाँ पे, तो एक मान कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यदि cos थीटा = x है तो tan थीटा का मान क्या होगा, है ना। अब देखो बाबू cos थीटा = x, इसे आप लिख सकते हो x/1, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x क्या हो गया इसका, x हो गया आधार, और एक क्या हो गया इसका, एक हो जाएगा कर्ण, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है। तो लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या होता है √√ कर्ण स्क्वायर, पता है ना कर्ण, तो 1 का स्क्वायर और माइनस आधार यानी x का स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस x², ये आ गया लंब। तो क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए tan। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब यहाँ पे निकला है √1 - x²। आधार कितना है, आधार यहाँ पर बाबू आपका आधार कितना x है, तो x √1 - x² x कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 49 का देखिए,
इसको सॉल्व करना है, कैसे कीजिएगा, चलिए सॉल्व कर लीजिए, कितना सिंपल है। इसी बताइए, लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसे दे सकते हैं, बोलिए बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होता है इंटू क्या होता है ए माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू माइनस बी होगा ना। अरे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखे है ना, तो देखिए फॉर्म में आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तो होता है ना ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर होगा ना ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप पढ़े ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा और क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए कहाँ है, इसमें है कहीं क्या है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है, वाई अक्ष पे कोई बिंदु होगा, वाई अक्ष पे कोई बिंदु, वहां पे एक्स का मान क्या होगा 0 होगा, एक्स का मान क्या होगा 0, एक्स का मान जो भी होगा 0 होगा, वाई का मान कुछ ना कुछ होगा, तो 0 वाई होगा, ठीक है ना। देखिए 0 एक्स दिया, एक्स अगर 1 2 3 4 है तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, अन्यथा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर 0 वाई होना चाहिए, 0 वाई, ठीक है 0 वाई, 0 वाई देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जाइएगा डी जाइएगा, ठीक है, क्योंकि 0 वाई होना चाहिए। बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी, दूरी बराबर पढ़े हैं आप, क्या होता बोलिए, दूरी निकालना जानते हैं ना, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 कितना है बाबू 0, अब माइनस लिखोगे 8 साइन 60 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 8 कॉस 60 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब घटाओगे इतना में से यही मिलेगा, तो 8 का स्क्वायर 8 64 माइनस प्लस हो जाएगा, और देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर देखिए 8 64, फिर यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो 64 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बचेगा ना, बोलिए। अब देखो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, 8 64 होता है, 8 बाहर आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 होगा ना, इसका मान 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है तो 1 हो जाएगा मान, तो 8 और 1 का वर्गमूल 1 होता है, 8 है 8 कितना आ गया, या ऐसे भी देखो यार, इसे यहीं देख लो 64 हो गया, इसका मान 1 हो, 64 गुना 1, 64 गुना 1 यानी 64 हो गया, 64 वर्गमूल कितना होगा 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। 52 का देखिए, यदि यदि 0 0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु पी की निर्देशांक इतना हो तो दूरी क्या होगा, कुछ नहीं दूरी, इसका दूरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 53 का वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, अब देखो मेरे भाई समझने का प्रयास करना, 12 14 है ना, मान लो कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है 12 है और 14 है ना, ये मान लो कोई बिंदु है, कोई पॉइंट पी है, ये रहा आपका एक्स अक्ष, सॉरी ये रहा आपका वाई अक्ष, और ये रहा आपका एक्स अक्ष, है ना। देखिए तो क्या पूछ रहा है, इस तरह होगा, तो कहता है क्या, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो जाएगा 12 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, होगा ना। तो कहता है वाई अक्ष से बिंदु इतना का दूरी, इस अक्ष से दूरी कितना होगा, इस अक्ष से दूरी इस बिंदु का कितना होगा दूरी, ये 12 तो 12 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बिंदु इतना की कोटि, इसका कोटि क्या है, पढ़े ना भुज और कोटि, बताइए। अब जानते हैं एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, तो यहाँ पे कोटि पूछा तो -8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिंदु इतना किस पाद में, ये भी पता है आपको, पता है पढ़े है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्रथम पाद में एक्स और वाई दोनों प्लस में होता है, सेकेंड में एक्स क्या होता है माइनस में, वाई होता है प्लस में, और तृतीय में क्या होता है दोनों होता है माइनस में, चतुर्थ में क्या होता है एक्स प्लस वाई माइनस में होता है। तो यहाँ पर देखो
एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस देखिए कहाँ है, प्लस माइनस दिख रहा है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में, ऑप्शन नंबर डी सही है। 56 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा स्थित है, द्वितीय में क्या होता है, एक्स होता है बाबू, माइनस में वाई होता है प्लस में, तो ऑप्शन नंबर बी मुझे दिख रहा है, यही आंसर इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अरे मध्य बिंदु पूछे ना मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना, एक्स इक्वल टू क्या करना, दोनों को एक्स वाला को जोड़ दो, 4 आप प्लस माइनस 4 और बट्टा में 2 लिखो, इसका रिजल्ट तो 0 बट्टा 2 यानी 0 आ गया। फिर इसको जोड़िएगा, y इक्वल टू -4 और प्लस 4 और बट्टा में 2, 4 में 4 के 0 बट्टा 2 यानी कितना 0 0 0, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2 4, ए बी के मध्य बिंदु 2 4 और बिंदु ए के नियामक कितना है, तो बिंदु बी के देखो, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ए और बी बिंदु है ना, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया 5 7, मान लो मिडिल पॉइंट पे है, ये आपका कितना दे दिया है, मध्य बिंदु 2 4 है, तो बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लो ये क्या है आपका x2 y2 है, ये x और y है, ये क्या है आपका x1 और y1 है। तो देखिए अब पढ़े भी हैं, x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2/2, x कितना है 2 है ना, तो x1 कितना बाबू 5 है, x2 पता नहीं है, x2 और बट्टा में 2 लिखोगे, 2 दूना 4, 5 आएगा इधर, -5 इक्वल टू x2। यहाँ देखो x2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 में से 5 घटेगा तो -1 आएगा, -1 दिख रहा है आंसर, -1 दिख रहा है ना, ये आंसर होगा, देख लीजिएगा। फिर निकालो इस तरफ, y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2, तो y कितना है, y दिया है 4, y1 कितना है 7 है, y में 2 लिखिए 7, और y2 कितना है कुछ पता नहीं, y2 ऐसे रहेगा, और बट्टा में 2, 4 दूना 8 इक्वल टू 7 प्लस y2 होगा, इधर आएगा 8 माइनस 7, आप यहाँ देखो y2 इक्वल टू 8 में 7 के लिए 1, समझे, 8 में 7 घटा ले कितना आ गया 1 आ गया। अब बताओ बाबू x2 कितना आ गया -1 और y2 कितना आ गया 1 आ गया, x2 -1 दिख रहा है और y2 1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब क्वेश्चन नंबर 59 क्या बाबू, देखो 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना और इतना है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, अरे यार केंद्र का पूछ रहा है, तो केंद्र देखिए अगर व्यास है, मान लीजिए व्यास है ना, वृत्त का व्यास है, मान लो वृत्त का व्यास है, तो कोऑर्डिनेट कितना है 10 -6 है, तो ये x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो सेंटर का पूछ रहा है ना केंद्र का, तो x1 और x2 को जोड़ के 2 से भागा दे देना है, ठीक है ना, तो 10 अब प्लस कितना होगा -6 बट्टा में 2 हो जाएगा। फिर देखो y1 कितना -6 है, और फिर कितना यहाँ पे 10 है बट्टा में 2, तो 10 में से 6 घटाइएगा ना, प्लस माइनस हो गया, 10 में से 6 गया कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4 और बट्टा में 2, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 और बट्टा में 2, तो 2 आएगा, यहाँ पे आएगा ना 2, तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका बी, नहीं यार समझ में आया, देखिए समझिए बढ़िया समझना है तो। अरे एक व्यास है, व्यास का एक कोऑर्डिनेट 10, -6 है, एक कोऑर्डिनेट है -6, 10 है ना, इतना तो कहता है इसका केंद्र का, ये वृत्त है, वृत्त का व्यास का निर्देशांक दे चुका है ना, कहता है केंद्र का क्या हो, केंद्र बीच में होता है ना, व्यास के बीच में क्या होता है केंद्र होती है, केंद्र होता है ना, तो केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2, x1 कितना है 10 है और x2 कितना है -6 है बट्टा में 2, तो 10 में से 6 प्लस माइनस 10 में से 6 गया 4 और बट्टा में 2, तो 2 आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, देखिए 2 आ गया यहाँ पे। फिर निकालिएगा y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2/2, तो y1 कितना है यहाँ पे, y1 आपका -6 है और प्लस y2 कितना है 10 और बट्टा में 2, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और बट्टा में 2, 2 आ गया, तो x भी 2 और y भी 2 तो x भी 2 आ गया, y भी 2 आ गया, समझे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना 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 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या है? केंद्रक तो पढ़े हैं, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है, समझे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 केंद्रक का निर्देशांक होती है। तो x1 बाबू कितना यहाँ पे? x1 4 है, 4 प्लस देखिए और x2 0 है और x3 कितना है? 5 है। जोड़ के 3 से भागा दीजिए और फिर यहाँ पर तो y1 कितना है? 6, y2 कितना है? 4 है और y3 5 है। तो 5 4 9 हो गया, 9 में 3 से भागा दोगे कितना? 3 आएगा। यहाँ देखिए 6 4 10 5 15 में 3 से भागा 3 5 15, 3,5 कहाँ देख रहे हो? ऑप्शन नंबर डी, इन डी है ये। ठीक है ना। चलिए देखिए ए बी सी है ना, किसी त्रिभुज एबीसी के क्या है? ये शीर्ष दे चुका है तो कहता है इसका क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल निकालना है आपको। चलिए निकाल लेते हैं। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर? पढ़े है ना, 1/2 इंटू क्या होता बोलिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस क्या होता है x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है, ये जानते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखो 1/2 x1 कितना है? x1 आपका यहाँ पे 0 है। अब बताओ यार इतना आप करने से क्या फायदा है? कुछ x1 0 है, ये कहानी खत्म, यानी इसका मान कितना है? 0 आ गया, छोड़ देते हैं इसको, 0 आ गया। प्लस बाबू x2 कितना है? यहाँ देखो x2 कितना यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 0 लीजिएगा, बाकी से गुना की 0 मिलेगा ना 0, प्लस x3 कितना है? 3। अब देखिए y1 माइनस y2, y1 कितना है यहाँ पे? y1 है 1 तो 1 लिखिएगा, और y2 कितना है? y2 है 5, 1/2 और 5 में से 1 कितना बचेगा? इन 1 में से 5 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 और गुना देखो 1 में से 5 जाएगा -4 बचेगा, 1/2 4 तिया 12 तो -12 आ गया। ध्यान दीजिएगा -12 आ गया तो यहाँ मोट लगा दिया, मतलब एरिया जो होती है ना, एरिया आपका एरिया जो होता है, एरिया क्षेत्रफल जो होता है तो प्लस में होता है ना, तो 2 6 12 कितना आ गया यहाँ पे? 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखो इसका मान पूछ रहा है तो यहाँ पर 10 10 यहाँ 10 80 है ना, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी है, यहाँ 10 80 दोनों मिला के 90 होता है ना। अरे यार सिंपल इस क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये 2 को छोड़ दीजिए, 2 को चेंज कीजिए। चलिए आप लोग जैसे समझे, 10 10 डिग्री और 10 23 डिग्री, इसे आप लिख सकते हो 10 90 माइनस 10 बोलिए जी सर लिख सकते हैं। और इसे लिखोगे 10 90 माइनस कितना 23 बोलिएगा, लिख सकते हैं। तो 10 10 है, 10 कितना यहाँ पे 23 है, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इन 10 हो जाएगा यहाँ पे कॉट कितना होगा 23, वो तो 10 10 गुना कॉट 10 का मान कितना होगा? 1 होगा। फिर 10 23 गुना कॉट 23 का मान भी 1 होगा, तो 1 गुना 1 कितना 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात निकालना है, तो क्या करना? 100 अनुपात जैसे 144 है ना, इसे क्या लिखोगे? 100/144। अगर भुजा का रेशियो है इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 100 का वर्गमूल 10 होगा और 144 का 12, तो 10/12 हो जाएगा। 10/12 कहीं दिख रहा है? सी। किसी वृत्त की दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। किसी वृत्त की 2 अलग बिंदु पर, जैसे कोई वृत्त है ना, अलग अलग बिंदु प्रतिच्छेद कर दिया, उसे बोलते हैं छेदक रेखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है, 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जब भुजा का अनुपात दे समरूप त्रिभुज के, क्षेत्रफल का पूछे, कुछ नहीं करना, दोनों का स्क्वायर कर देना इसे। तो 4 चौका 16, 9 9 81, 16:81 ऑप्शन देखिए कहाँ बी नंबर हो गया। ठीक है, फिर देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ आपस में क्या है? समरूप है ना। बीसी 3 दिया, ईएफ 4 है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना? 54 है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं कितना। सिंपल क्वेश्चन बताओ यार। त्रिभुज देखिए एबीसी, तो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है ना। एक त्रिभुज क्या है यहाँ पे
ए बी सी है। एक त्रिभुज क्या है बाबू, डी ई एफ है ना। अब यहाँ पर देखो बी सी कितना है, बी सी दिया है 3, और यहाँ पर देखिए ई एफ कितना है, ई एफ 4 दे दिया। संगत भुजा है ना, बी सी का संगत ई एफ है। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और डी एफ समरूप है, तो लिखिएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा, बी सी का स्क्वायर होगा और बट्टे ई एफ का स्क्वायर होगा नहीं इतना। अब देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, नहीं त्रिभुज डी ई एफ का ज्ञात करना है। ए बी सी कितना दिया है 54, इस ए बी सी की जगह 54 लिखोगे। और क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, बी सी कितना है यहाँ पे, बी सी है 3 तो 3 का स्क्वायर, ई एफ है 4 तो 4 का स्क्वायर, तो 54 बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा, 3 3 9 और 4 चौका 16। देखिए 9 छा के कितना होता है, 54 होता है ना, 9 छा के 54 काट दिए, काटे ना, गुना कीजिएगा यहाँ पे। तो क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा, 16 गुना कीजिए किससे, 6 से, कितना आएगा 16 कितना होता है, 16 के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे। किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 है, बीसी 13 है, ए बी 12 है, तो एसी का मान क्या हो गया, देखो कोई त्रिभुज एबीसी है, ए 90 है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए 90 है ना। अब देखो यार ए 90 है तो ए बी सी कितना है, इसमें बी सी है 13, ए बी कितना है, ए बी है 12, ए सी पूछ रहा है। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे बताइए। लंब निकालना है, निकालिए। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। कर्ण कितना है 13 तो 13 स्क्वायर, आधार कितना 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 कितना आएगा 25 का होता है 5 दिखेगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर आपका। त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज डी एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल आर इक्वल टू एंगल ई है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए बनाइए त्रिभुज इस तरह, त्रिभुज डी ई एफ, एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अब गौर से देखो एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, ठीक, एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल आर एंगल ई के बराबर है। तो स्पष्ट है कि एंगल एफ जो होगा एंगल एफ जो होगा ना एंगल पी के बराबर होगा। तो एंगल एफ इक्वल टू एंगल पी कहीं है, तो एंगल एफ इक्वल टू एंगल पी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ इस प्रकार है, इनके संगत भुजा का अनुपात क्या बराबर है, ठीक है, संगत भुजा के अनुपात बराबर है। और एंगल ए कितना दिया है यहाँ पे 40 है, एंगल बी कितना 80 है, तो एंगल एफ का माप पूछ रहा है हमसे। त्रिभुज एबीसी बनाइए पहले, ए बी सी, त्रिभुज फिर क्या होगा, त्रिभुज होगा डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी संगत भुजा का अनुपात के बराबर है, दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना। तो ए बी बट्टा डी, फिर देखिए बी सी बट्टा ई एफ, फिर देखिए सी ए बट्टा क्या है यहाँ पे, सी ए बट्टा क्या है वो डी एफ है ना। अब यहाँ पर देखो एंगल ए कितना है 40, एंगल बी कितना है, एंगल बी है 80। क्या पूछ रहा है, एंगल एफ का मान पूछ रहा है आपसे, एंगल एफ का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए कितना है, एंगल ए है 40, ये 40 है, एंगल बी कितना है 80 है, दोनों की जोड़ी कितना मिलेगा, ये दोनों की जोड़ हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 60। तो एंगल एफ जो है एंगल सी के बराबर होगा ना, तो एंगल एफ का मान कितना होगा 60 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा।
तो दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। कैसे होगा दिखा देते हैं आपको। बहुत सारे टीचर जो 3 लगाए आंसर गलत लगाए हैं। देखिए एक ये वृत्त रहा और एक ये वृत्त रहा, प्रतिच्छेदी है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो स्पर्श रेखा होना चाहिए और कैसा? उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ स्पर्श जो दोनों को टच करते, एक स्पर्श रेखा ये होगा और एक ये होगा ना, इस तरह खींचेगा तो दो ही होगा ना, दो ही स्पर्श रेखा होगा जो उभयनिष्ठ होगा। किसके लिए? प्रतिच्छेदी वृत्तों के लिए। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। फिर देखिए किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA 8 है तो PB भी 8 ही होगा, समझे। देखिए किसी बिंदु P से किसी वृत्त पे जो है ना एक स्पर्श रेखा PA खींचा हुआ है और एक स्पर्श रेखा PB। आप जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? इक्वल होता है। तो PA कितना 8 है तो PB भी कितना होगा? 8 ही होगा। इसका 8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी हो गया। यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं तो एंगल APB 80 है तो एंगल POA कितना होगा? देखिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं, है ना, और एक बिंदु P लेते हैं। O केंद्र वाला एक वृत्त है, इस पे एक स्पर्श रेखा P है और एक स्पर्श रेखा PB है ना। यहाँ पर क्या कहता है? एंगल APB, एंगल APB ये कोण 80 दे दिया बाबू, है ना। तो एंगल POA यानी ये कोण पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कोण पूछ रहा है आपसे, ये कोण। देखो ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, तो आपको याद रखना ये और ये पूरा कोण मिला कितना होगा? 180 होगा। ये कोण और ये कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये पूरा हो जाएगा कितना? इसमें 80 है तो पूरा 100 होगा ना। तो आपसे पूछा एंगल POA, ये छोटा वाला कोण पूछा, छोटा वाला कोण कितना हो जाएगा? पूरा 100, इसका आधा 50, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 के वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा? तो 90 का एंगल बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना? सिंपल है, क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए मान लो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है ना, अरे इसका स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा यार। इस क्वेश्चन देखिए वैसे अपने समझिए, यहाँ देखो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो R1 का स्क्वायर πr2 का स्क्वायर, मान लो पाई कैंसिल, R1/R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए R1/R2 कितना दिया? 3/4, 3/4 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 4 4 16, 9/16 यानी 9:16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 है का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है θ/360 गुना πr²। थीटा है 30 तो 30/360 हो जाएगा। पाई का मान कितना? 22/7 लीजिएगा। आर कितना दिया है? 42, तो 42 गुना 42 लिखिएगा। 0 0 कैंसिल, 12 3 36, 12 आ गया यहाँ पे, 7 6 के 42 होगा। फिर देखिए 6 दूना 12, फिर दूसरा लगे 11 हो गया यहाँ पे, 11 से गुना कीजिए तो 11 दूना 22 का 2 हासिल 2, 11 चौके 44, 2 46, 462 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो गया ना। इस तरह 75 नंबर का सी हो गया। अब 76 का देखते हैं। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है 5:7, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात परिधि 2πr। मान लो बाबू ये R1 है, ये R2 है ना, R1/R2 का रेशियो है कितना? 5/7 हो जाएगा। तो 2πr1 बट्टा क्या लिखोगे? 2πr2। ठीक है। अरे यार जो परिधि का अनुपात होता है ना वो इसका त्रिज्या का अनुपात होता है, इसका आंसर 5:7 है, ऑप्शन बी होगा। चलिए दिखा देते हैं इसे। तो परिधि देखिए, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो परिधि लिखे ना, पहला का लिखे 2πr1, दूसरा का 2πr2, 5/7। अब यहाँ पर 2π कैंसिल, तो R1/R2, तो त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया? 5/7 आया ना, 5:7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मान पूछता है, यहाँ 7 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? sec² A
माइनस 10 स्क्वायर ये बचेगा। इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 7 गुना 1 यानी 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 78 का देखिए, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यहाँ पर कहते हैं बी स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा बताइए। देखिए इसमें क्या, अगर इसका मान निकालना है ना, तो बी स्क्वायर ही है, बी स्क्वायर लिखिए। अब देखो एक्स का स्क्वायर है, एक्स के बदला हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा का स्क्वायर लिखिएगा, फिर प्लस, फिर देखिए ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर ए स्क्वायर रहने दीजिए उसे, और वाई के बदले में क्या लिखोगे, बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर, अब ए का स्क्वायर, फिर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर देखिए ए स्क्वायर है, फिर बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए, यही बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना 1 यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन है, यही आंसर आ गया, ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को सॉल्व करते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, देखिए एक मीनार बना लीजिए, बना लिए है ना। एक मीनार के शीर्ष यानी शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर कितना है, 60 डिग्री है ना। तो मीनार की ऊंचाई ये निकालना है। अब बताओ यार किस फॉर्मूला में आधार इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा ना, ये आधार हो गया। किस में आधार और लंब आता है, तो 10 में आता है, 10 को दोनों में आता है, चलिए 10 लेते हैं, तो 10 60 लंब बटा आधार, मान लीजिए यही ऊंचाई है, ऊंचाई का h मान लेते हैं, और आधार कितना दे दिया 10, 10 60 का मान कितना होता है √3 h बटा 10, h का मान चाहिए तो कोना कोनी गुना होगा, तो कितना होगा 10√3, 10√3 कह दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 का देखिए, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पे, देखिए पतंग पृथ्वी से डायरेक्ट कितना ऊंचाई पे है, पृथ्वी से डायरेक्ट 30 मीटर की ऊंचाई पे है ना, और इसकी डोर, ये डोर है पतंग की, क्या है डोर है, ये पतंग है एक, है ना, और इसका ये डोर है, डोर देख रहे, डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का क्या करता है, कोण बना रहे, तो डोर की लंबाई, ये लंबाई निकालना आपको। फिर सिंपल क्वेश्चन, किस फॉर्मूला इस एंगल की लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। किस में लंब और कर्ण दोनों होता है, साइन में लगा दीजिए साइन 60 इक्वल टू लंब बटा क्या होगा कर्ण, तो लंब है 30, कर्ण पता नहीं है, डोर है ना, कर्ण है ना, डोर आपका डोरी। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए h, साइन 60 का मान कितना होता है √3, 30 बट्टा h होगा। अब देखिए हम कोना कोनी गुना होगा √3, h लिखे हैं, डोरी का लंबाई मान लीजिए x मान लेते हैं, आपको दिक्कत हो जाएगा इससे, या x लिखो, x लिख लेते हैं, क्योंकि आप समझिएगा कि हाइट है, या हम हाइपोटेनियस समझ के कर्ण को जो है h से दिखाया जाता है, इसलिए लिखे थे 30, तो x इक्वल टू क्या होगा बाबू 30 बट्टा √3 होगा। अब देखिए 30 है, परिमेकरण जानते हुएगा आप लोग, जानते हैं ना, √3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो 3 3 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है ना, 3 3 9 का वर्गमूल 3, 3 से काटोगे, 3 से काटिएगा तो 10 आएगा ना, 10√3, 10√3 ऑप्शन में कहीं है क्या, ऑप्शन में नहीं दिया है, देखते रुकिए क्या की मिस्टेक, चलिए हम मिस्टेक करके, साइन 60 का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2 होता है, समझे, √3/2, तो यहाँ होगा 30 दूना कितना होगा, कोना गुना 60 हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक किया हम लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ बना लीजिए, तो x इक्वल टू क्या होगा 60 बट्टा √3, अब देखो 60 √3 है, मतलब परिमेकरण में √3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, 60 √3 और 3 3 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो 20 3 60, तो 20√3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20√3 मीटर, समझे। दो गोलों के आयतन का अनुपात दे दिया है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, आयतन का अनुपात दिया है और क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए बनाते हैं, आयतन का अनुपात कितना है, तो गोला का आयतन क्या होता है, पढ़े हैं ना, 4/3 पाई r क्यू, ध्यान दीजिएगा
फिर देखिए 4/3 पाई आर क्यू। ये R1 ये R2 मान लेते हैं, अलग अलग गोला, दोनों का त्रिज्या अलग अलग है। तो इसके आयतन का अनुपात कितना बाबू 64/125 है। तो ये देखो ये और ये खत्म। अब लिखोगे R1/R2 को इस तरफ पावर हम 3 दे सकते हैं ना, 64/125। अब देखिए तो R1/R2 इक्वल टू क्या होगा, ये जो जाएगा क्यू इधर तो घनमूल में चेंज होगा। तो 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है, 4 चौका 16 चौका 64 होता है, 4 हो जाएगा। और 125 का कितना आएगा 5। तो इसका त्रिज्या का अनुपात 4:5 हो गया। तो क्या पूछ रहा है आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोला का क्या होता है, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पढ़े होइएगा आप लोग 4πr² होता है ना। यहाँ पर देखो तो यानी R1 का स्क्वायर, यहाँ पे 4πr2 का स्क्वायर। तो 4π कैंसिल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं। तो R1/R2 का ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। R1/R2 कितना 4/5 है ना, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16 5 25। तो 16:25 ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ये बच्चा गलत लगाया है, ठीक है ना, 16:25 होगा इसका आंसर। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतन का अनुपात कितना। सिंपल है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h है ना, R1 H1 दे देते हैं। यहाँ भी लिखिएगा आयतन का अनुपात चाहिए ना आपको, फिर लिखिए πr2 का स्क्वायर और H2 लिख लीजिए, ठीक है ना। पाई कैंसिल, R1 बाबू R1/R2 देखो R1/R2 तो त्रिज्या का 4/5 है ना, R1/R2 के बदले क्या लिखोगे R1/R2 का स्क्वायर दे सकते हैं, बोलिए तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं, और गुना H1/H2 लिख सकते हैं। तो R1/R2 कितना है, R1/R2 लिखे 4/5, 4/5 का स्क्वायर लिखिए। H1/H2 कितना है 6/7, देखिए 4 चौका 16 5 25 और 6/7 है। तो 16 को 6 से गुना कीजिएगा कितना मिलेगा 96, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते होता है 175 होता है ना। तो 96:175 हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर बाबू इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये अर्ध गोला है ना, इसका पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ई वाला भाग का क्या हो जानते हैं, ई वाला भाग का होगा 2πr², इसका होगा πr²। तो संपूर्ण तो दोनों के ऐड कीजिएगा कितना होगा, दोनों को जोड़ने से हो जाएगा 3πr², ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे चुका है कितना 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो वक्र पृष्ठ का क्या होता है क्षेत्रफल πr कितना दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर कितना बाबू 14, एल चाहिए आपको, तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाते हैं, 880 हो गया। देखो 7 दूना 14, यहाँ से काट लेते हैं इसकी, 22 दूना 44 गुना एल इक्वल टू 880, एल इक्वल टू कितना होगा 880/44, 44 दूना 80, एल का मान कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी घन का विकर्ण दे दिया 2√3 सेंटीमीटर तो इसके कोण यानी उसकी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है जानते हैं, घन का जो विकर्ण होती है, दिया कितना दिया है, घन का विकर्ण कितना दिया है 2√3 दिया है ना। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, समझे, √3 क्या होता है √3 गुने भुजा। तो 2√3 लिखिएगा, √3 कैंसिल, तो भुजा कितना मिलेगा आपको 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। अरे मान लो घन का भुजा अभी ए है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बाबू, घन का क्या होगा 6 गुना, पढ़े है ना। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय 6 गुना भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब क्या कहता है घन का किनारा दुगुना कर दीजिए, तो दुगुना यानी 2a होगा,
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा की जो 2a लिखोगे 2a का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 a स्क्वायर, 6 चौका 24 a स्क्वायर हो गया ना। तो किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। देखिए तो दुगुना जब किए तो 24 a स्क्वायर निकला इसका, 24 a स्क्वायर में आप पहले कितना 6 स्क्वायर से भागा दीजिए, कैंसिल हो गया, 6 चौका 24, तो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखो किसी गोले के कुल पृष्ठीय कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और उसी त्रिज्या के अर्धगोले का होता है कुल पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, तो 4/3 यानी 4:3, 4 कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या, अब देखो अर्धगोले का वक्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना दिया 1232, 2 पाई कमान 22/7 और देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू 1232 लिखिएगा। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1232 गुना 7, अब बट्टा में आएगा 2 गुना 22, काटिए इसे, 2 से लगाओगे 2 6 12, ठीक है, और 16 दूना 32, 616 गया, 22 से लगाइएगा कितना आएगा, तो 22 से लगाइएगा, 6 16 22 से भागा दीजिए, भागा लगाइएगा ना, तो 22 को जब आप 28 से गुना कीजिएगा तो 616 मिलेगा। तो आर इक्वल टू क्या रूट अंडर क्या मिला, यहाँ 28 मिला और यहाँ 7 है ना। देखिए तो 28 को 4 गुना 7 लिख सकते हैं, अब गुना 7, 4 का बराबर 2 हो जाएगा, एक 7 बाहर आएगा, 7 दूना 14, तो क्या बोल रहा है आपको त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो बाबू कॉस थीटा अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 है, तो इतना का मान पूछता है इसका। देखिए जितना है ना यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसका मान कितना 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दिखा देते कैसे होगा, देखिए देखिए समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 क्या, देखिए कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1 है, इसका मान 1 ही होगा। कैसे होगा दिखाते हैं आपको। पहले देखो बाबू यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया होगा। या अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 माइनस क्या होगा कॉस थीटा होगा ना। चलिए आपको इतना का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान, इसका मान चाहिए। अब क्या कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा को रखिए इसे आप क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दे सकते हैं, बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा ना। ऐसे क्या लिखिएगा, इसे भी लिखिएगा आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है। अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखिए कॉस थीटा यहाँ पे आप। फिर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बता क्या लिखिएगा कॉस थीटा, यहाँ भी लिखिए कॉस थीटा, इसका होगा स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। चलिए अब देखिए कॉस थीटा ही है यहाँ पे बाबू। अब यहाँ बताओ ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये किसके बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसके बदले क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया मान 1 आ गया। देखें इस तरह इसका मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इसका मान पूछ रहा है 90 का मान, देखिए क्या कीजिएगा यहाँ पे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस, इसे आप लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, देखिए गुना कीजिएगा तो होगा 10 स्क्वायर ए और प्लस 1 और बट्टा में क्या होगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो लिखिएगा इस तरह 10 स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा ये, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और नीचे बचेगा वही 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या बच गया 10 स्क्वायर ए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक।
ठीक है। वर्ग अंतराल 2 से 5 है, 5 से 8, 8 से 11 के वर्गों की लंबाई, तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, इस तरह इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है ना। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य, 4 लगातार विषम है, तो मान लो एक विषम x है, तो दूसरा क्या होगा बाबू? दूसरा विषम होगा x+2, तीसरा होगा x+4, चौथा होगा x+6, होगा ना। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना दिया है? 6, तो सबसे बड़ी माध्य पूछ रहा है ना माध्य, इस सभी का योग माध्य निकालते हैं, तो सभी को जोड़ दीजिए और 4 से भागा देंगे। ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़ देंगे। अब देखो जोड़ रहे हैं, तो माध्य कितना दिया है? माध्य दिया आपको 6, कितना x हो गया? 1 2 3 4, 4x प्लस देखिए 2 4 2 6 अच्छे 12 बट्टा हम 4 = 6 है, होगा ना। अब देखिए 4x + 12 = क्या होगा? 6 चौका 24 को गुना होगा, तो 4x = 24 में से 12 घटाइएगा, तो 4x बराबर क्या होगा? 12, तो x बराबर 12/4, 4 तिया 12, तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 3। तो क्या पूछा आपसे? सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी x+6 है ना, तो x+6, तो x के स्थान पर 3 रखिएगा, 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9, तो बड़ी संख्या ये b हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? 9 हो जाएगा यहाँ पे, समझे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ क्वेश्चन बच गया और। प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 6, तो कहाँ से शुरू होता है? प्रथम, तो 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य, समप्राकृत ले लिए, प्रथम 6 ले लिए, ठीक है, और इसका माध्य निकालना। कितना सिंपल है, समझे? बहुत सिंपल है। देखिए क्या कीजिएगा, सभी को जोड़ लीजिए आप, कई तरीका है लेकिन आपको हम बताते हैं बेसिक तरीका से। सभी को जोड़ लीजिए बाबू, और जितना उतना से भागा दे दीजिए। 6 है, जोड़िए इसको, जोड़ने के बाद आपको 42 मिलेगा, ठीक है। 6 से भागा दो, देखिए 2 और 4 6, 6 12 8 20 30 और 12 42, 6 7 42, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है 1 + cot स्क्वायर का मान, आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 है, ये जगह इधर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसका बहुलक पूछ रहे थे, बहुलक। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही क्या होता है? बहुलक होता है। जिसमें देखिए कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है, तो 8 कितना बार है इसमें? देखिए तो 8 एक बार आया है, 7 2 बार है, और 9 कितना बार है? 9 भी 2 बार है। फिर देखिए 3 जो है ना एक ही बार है। फिर देखिए 5 यहाँ पे 1 2 3 बार है, समझे। फिर 4 देखिए 4 एक ही बार है, ठीक है। तो 5 सबसे अधिक बार आया ना, तो बहुलक इसका 5 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95 का। अब देखिए पी दिया है 0.02, तो पी डैश तो इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। अब पढ़ चुके हैं घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है, ठीक है ना। तो कितना दिया? 0.02 इक्वल टू पी ई डैश इक्वल टू 1 होगा। पी ई डैश निकाल लीजिए आप, तो 1 में से घटाइए 0.02, कितना घटाने के बाद कितना आएगा बोलिए? घटाइएगा ना, जानते हैं ना घटाना। अरे 1 यहाँ पॉइंट नहीं ना, 0.2 जीरो लीजिए, फिर पॉइंट से 0.02, तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9, ये होगा 0.98, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता। ऊपर जो आएगा अंक, देखिए 2 पासों को फेंकेगा ना, टोटल रिजल्ट कितना होगा? 36 होगा ना, 36 परिणाम आएगा टोटल। अब यहाँ पर कहता है क्या? ऊपर फेंके जाने वाले अंकों का अंतर, ऊपर या तो 1 1 आएगा तब अंतर क्या 0 होगा, या 2 2 आएगा तब अंतर 0 आएगा,
या 3 3 होगा, या 4 4, या 5 5, या वही 6 6 होगा ना। तो ऐसे केस में अंतर क्या होता है देखिए, तो 0 होता है कि नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो घटित घटना की संख्या 6 हो गया, कुल समूह परिणाम 36 है। 6 6 36, 1/6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक है, शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता। दो सिक्का को उछालिएगा, या तो दोनों पे हेड आएगा, या एक पे टेल एक पे हेड, या एक पे हेड एक पे टेल, या दोनों पे टेल। दोनों पर शीर्ष, इन दोनों पे हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ देखिए सम परिणाम कितना, 1 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। यहाँ कोमा बीच में नहीं होगा। अरे हेड हेड होगा, कोमा टेल हेड होगा, कोमा हेड टेल होगा, कोमा टेल टेल होगा। तो टोटल परिणाम कितना है यहाँ 4। लेकिन हेड आने वाली जो घटना एक ही है ना, 1/, दोनों पे हेड आने की 1/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। एक वर्ष में एक महीना यदृच्छया चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता, जून या सितंबर। देखिए तो टोटल कितना होता है एक साल में, 12 महीना होता है, और जून या सितंबर, तो घटित घटना 2 हो गया, तो 2 6 12, 1/6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की पड़ेगी। पासा जो फेंकते हैं ना, टोटल रिजल्ट 6 आती है, या 4 या 5, तो यहाँ पर घटित घटना 2, 2 1 2 2 3 6, 1/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व किया।